हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिज़ल्ट फ्रॉड अपडेट। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक सभी लोग जान चुके हैं, इस रिज़ल्ट में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले तो 7 लाख कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है, सेम कैंडिडेट्स को कई बार रिपीट किया गया है, जिसके बारे में बहुत पहले आपको आगाह भी किया था। जब नोटिफिकेशन आया था, एग्ज़ाम्स वगैरह चले, तभी मैं आपको बोला था अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत से कैंडिडेट्स जो है बाहर हो जाएंगे और कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। ये बात मैं आपको बहुत पहले ही मेंशन कर दिया था, क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी क्या था फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है, कोई भी मेजॉरिटी की तरफ भागता है तो बहुत से यूट्यूबर्स आपको 35-40 नंबर पर भी सिलेक्शन की उम्मीदें दिला रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तुम मेरा कोर्स ले लो, तुम ये टेस्ट सीरीज ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब जो बेचने वाली गैंग है वो आपको क्या कर दी, इतना मोटिवेट कर दी कि आपका कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। और आप मुझे क्या कह दिए कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, इतना हाई कट ऑफ बनेगा, ये होगा, वो होगा। जबकि मैं आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ होगा वो 75 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, और अगर आपका रॉ स्कोर 55 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए रिजल्ट तो रिवाइज होकर रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कैसे तुम कंफर्म हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई आया है। अरे भाई, जब रिवाइज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तुरंत देना होता तो लोग रिजल्ट ही क्यों देते हैं, उसको पहले रिवाइज नहीं कर लेते वो लोग। अगर उन्हें देना होता तो उन्हें नहीं देना है, ये आपको लेना है। कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने आरआरबी एलपी टेक वाले में भी ऐसा किया था और रिवाइज रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। आप लोग देखे भी होंगे अगर पिछली वैकेंसी में आप लोग थे उस टाइम तो। ठीक है, अगर आप थोड़ा पुराने हैं, अप्लाई किए थे उस टाइम, तो आप लोग को आइडिया होगा। वहाँ भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ था, वहाँ पे तो पोस्ट वाइज कट ऑफ भी नहीं था, फिर भी वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। लेकिन जब लड़के परेशान हुए तो उन्हें क्या हुआ, फिक्स कट ऑफ पे बुलाना पड़ गया। क्योंकि कोई भी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो महज एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेरिट का यूज़ नहीं होता है। मेरिट का यूज़ केवल फाइनल सिलेक्शन के लिए किया जाता है। तो अभी हम क्या यहाँ बात करने वाले हैं, आपको हम कुछ सजेशन देने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अब बहुत से लोग आपको डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, एक ट्विटर कैंपेन वाली गैंग है जो एक्टिव हो सकती है, क्योंकि ये गैंग हमेशा मतलब कि बस मौका ढूंढती है कब हम कैंपेन चलवाएं। जबकि आप जानते हैं ट्विटर कैंपेन से न तो आज तक कुछ हुआ है, न तो फ्यूचर में कभी कुछ होने वाला है। मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूं, जिन्हें बात पसंद आए आए, ना आए ना आए, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ग्रुप डी एग्ज़ाम पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल आप लोग कर रहे हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ देर में। वैसे मैं ग्रुप डी का एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और बताऊंगा। वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ग्रुप डी एग्जाम पोस्टपोन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और सीबीटी 2 भी पोस्टपोन होगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, और अब तो जब रिजल्ट ऐसा आ गया है तो वैसे ही तय हो गया है, परसेंटेज और उसके डबल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन सबूत फ्रेंड्स कुछ ऐसे मिले हैं धांधली के कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धांधली के सबूत मिले हैं। पता ये चला है फ्रेंड्स कि ये जो मतलब रिजल्ट आया है ये टीसीएस ने नहीं दिया है। ठीक है, आपको एक बात मालूम होगा, अब तक टीसीएस ने जितने भी रेलवे के रिजल्ट दिए हैं डायरेक्ट स्कोर कार्ड के साथ ही दिए हैं। और जितने एग्ज़ाम टीसीएस ने नहीं कराए थे, जैसे कि आरपीएफ हुआ या फिर जेई हुआ, इन सब में आप देखे थे कितने बड़े लेवल पर धांधली हुआ था, कितना हाई कट ऑफ गया था, ये बात आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर भी यही करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर रेलवे एक साथ दो दो एजेंसी से काम ले रही है। एक एजेंसी तो आपकी टीसीएस है ही जो एग्ज़ाम कराई है, और सारी स्कोर कार्ड भी टीसीएस ही जारी करेगी अगर स्कोर कार्ड आता है तो। वैसे आना भी चाहिए स्कोर कार्ड, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो रेलवे और बुरी तरह से फंस जाएगा। ठीक है, कि हाँ धांधली बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, तो स्कोर कार्ड आएगा और वो शायद टीसीएस ही जारी करेगा। बट जो पीडीएफ आया है वो टीसीएस का नहीं है, किसी अदर एजेंसी का है, जिसमें एनएससीआईटी हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है, जिसका नाम हम लोग नहीं जानते अभी तक कि कौन एजेंसी जो पीडीएफ जारी किया है। मैं आपको बता दूं, टीसीएस जो है पीडीएफ जारी करता है, लेकिन केवल एसएससी का, रेलवे का जारी नहीं करता है। टीसीएस जब भी रेलवे का एग्जाम कराया है वो स्कोर कार्ड के साथ ही रिजल्ट दिया है। तो यहाँ सबसे बड़ा तो मतलब शक यही पैदा हो जाता है कि क्यों लास्ट टाइम दूसरे एजेंसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक, और उसके बाद शक और ये बढ़ जाता है फ्रेंड्स, जब पता चल रहा है कि 45 नंबर
वालों के सिलेक्शन हो गए हैं और 75-75 नंबर वाले बाहर हो गए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कई जगह सुनने देखने को मिल रहा है। अभी तक मान लीजिए स्कोर कार्ड नहीं आया है तो मैं आपको प्रूफ तो अभी नहीं दे सकता हूँ, बट जो लोग जान पहचान में हैं, एक दूसरे के हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे ही जान पहचान 75 वाले का, मतलब सॉरी 45 वाले का हो गया है, 60 वाले का नहीं हुआ, 75 वाले का नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं फ्रेंड्स कि होने को 45 पे भी हुआ है, 50 पे भी हुआ है, और न होने को 80 पे भी नहीं हुआ है, 78 पे भी नहीं हुआ है, ऐसा देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं एसएससी तो इतने बड़े लेवल पर धांधली कभी नहीं करा सकती है, सॉरी एसएससी मैं कह रहा हूँ, टीसीएस तो इतने बड़े लेवल पर धांधली कभी नहीं करा सकती है, क्योंकि टीसीएस एक रेप्यूटेड कंपनी, एक रेप्यूटेड एजेंसी है जो इंडिया में ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो कहीं ना कहीं कोई करप्ट एजेंसी इसमें शामिल हो चुकी है जो इस एग्जाम को फंसाना चाहती है। ठीक है, यानी कि खुद मतलब रेलवे खुद इस एग्जाम को फंसाना चाहता है करप्ट एजेंसी के नाम पर, ताकि कहा जा सके हम तो अपना प्रयास किए थे, हम तो अपना प्रोसेस आगे बढ़ाए थे, बट कैंडिडेट्स खुद आके रोक दिए थे, हम क्या कर सकते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स, ये सब वैकेंसी इतनी जल्दी कंप्लीट होने वाली नहीं है, ये 2024 इलेक्शन तक खींची जाएंगी किसी भी तरीके से। 2022 आ चुका है और फॉर्म आपका 2019 में भरा गया था, 3 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, अभी 2 साल इसमें और लगेंगे प्रोसेस खींचने में। ठीक है, तो रेलवे चाहता है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं ताकि भर्ती और लेट हो, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है, आपका तो नुकसान होगा ही होगा और जो लोग रिजल्ट में आ गए हैं उनका भी नुकसान होगा। ठीक है, रिजल्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चे फेक हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत से भी वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमें केवल रिवाइज रिजल्ट चाहिए, ना कि रिजल्ट कैंसिल कराना है। ठीक है, रिजल्ट कैंसिल होने का मतलब क्या है कि हो सकता है फिर से एग्जाम कराना पड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो कुछ हमें नहीं करना है। हमें केवल रिजल्ट को रिवाइज करना है, यानी कि जो लोग पास हो चुके हैं वो तो पास रहेंगे ही रहेंगे, और जो लोग पास नहीं है उन्हें भी पास करना पड़े रेलवे को, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, तो यानी कि आपको कोर्ट का चक्कर नहीं काटना है, सबसे पहली बात। और दूसरा, केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे नहीं रहना है। केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे रहेंगे तो आप ट्विटर खेलते रह जाएंगे, उधर CBT 2 भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ट्विटर कैंपेन तो आप लोग 2-3 साल से कर रहे हैं कई चीज़ों के लिए, लेकिन कभी भी कुछ मिला नहीं आज तक, आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स आपको गुमराह करते रहते हैं कि देखो आज ट्विटर कैंपेन की, आज ये नोटिस आएगा, कल वो नोटिस आएगा, और नोटिस कभी आता ही नहीं है। नोटिस तब आया था जब पूरा ट्विटर कैंपेन का सन्नाटा छाया हुआ था, तब नोटिस आया था ग्रुप डी एग्जाम डेट का और NTPC रिजल्ट वगैरह का। ठीक है, तो इसलिए केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे न रहे। ट्विटर कैंपेन जो क्या है, प्लस में आप कर सकते हैं, बट केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, 2018 ALP टेक में भी अगर मैं भी चाहता तो कहता ट्विटर कैंपेन करवा सकता था, बट नहीं करवाया था। वहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे डायरेक्टली फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ था, लोग अपने अपने बोर्ड पे जाके मिले थे, नोटिफिकेशन दिखाए थे RRB चेयरमैन वगैरह को, सबको। ठीक है, और यहाँ तक ट्रेन भी रोके गए थे। उस टाइम दिखाया गया था कि जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है कि ये महज एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इस पर इतना हाई कट ऑफ कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और इतने कम कैंडिडेट्स को क्यों लिया गया है। तो वहाँ पे बोला गया था, ये डिमांड किया गया था कि और एडिशनल रिजल्ट दिया जाए और कैंडिडेट्स को ऐड किया जाए। तो वहाँ पे रेलवे ने क्या किया था फ्रेंड्स, लड़कों ने जितना डिमांड किया, कैंडिडेट्स जितना डिमांड किया, उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को पास कर दिया गया। वहाँ पे क्या किया गया, जो एक क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है रेलवे का, जैसे UR का 40%, OBC का 35%, SC का 30%, ST का 25%, उसी पे CBT 1 का कट ऑफ बना दिया गया। यानी सभी को बुला लिया गया, जिनका उम्मीद नहीं था वो भी आ गए CBT 2 में। वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था। ठीक है, और NTPC में भी रेलवे का कुछ ऐसा ही प्लान है, जिसको उम्मीद नहीं है उसको भी बुलाया जा सकता है, अगर आप लोग थोड़ा सा सही डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं तो। ठीक है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है कि ये स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम था, इसलिए यहाँ पे कोई कट ऑफ बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सब कुछ आपके सामने है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, UR 40%, EWS 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC 30%, ST 25%। मैं परसेंटेज कुछ अलग बोला हूँ, कुछ गलत बोला हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ माफ़ करिएगा, मैं शायद बोला था OBC 35, लेकिन OBC यहाँ 30 ही है। और EWS भी इस बार इंक्लूड हो गया है, तो EWS का 40 रखा गया, UR के बराबर रखा गया है। तो UR का 40%, EWS का 40%, OBC का 30%, SC का 30% और ST का 25% है। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी may be relaxed by 2% for the PWBD candidates in case of shortage of PWBD candidates against vacancies reserved for them। कह रहा है कि यहाँ पे 2% और छूट मिल सकता है PWBD कैंडिडेट्स को, अगर PWBD में उनकी सीट कम पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या,
सॉरी, शॉर्टेज ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स कम पड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, उनको 2% का और छूट दे दिया जाएगा। यानी कि वैकेंसी बच जाती है और कैंडिडेट्स कम पड़ जाते हैं तो ऐसा दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी मिनिमम परसेंटेज रखा गया है और इसके ऊपर वाला मैंने पैराग्राफ नहीं लिया था, कहीं लिखा हुआ था जहाँ पे कि ये महज एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज फिक्स कर दिया गया है कि यूआर का 40% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 40% होना चाहिए, ओबीसी का 30% होना चाहिए, एससी का 30% होना चाहिए और एसटी का 25% होना चाहिए। और जिस जिस एग्ज़ाम को टीसीएस ने पूरा कंडक्ट नहीं कराया, रिजल्ट वगैरह नहीं दिया है, उस एग्ज़ाम में धांधली हुए हैं, ये आपको सामने मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप जेई का रिजल्ट देख लीजिए, चाहे आप आरपीएफ का रिजल्ट देख लीजिए, चाहे आप कोई अदर रिजल्ट देख लीजिए जिसको टीसीएस ने नहीं कंडक्ट कराया शुरू से अंत तक, तो वहाँ का कहानी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन जिसको कंप्लीटली टीसीएस ने कंडक्ट कराया है वहाँ पर कोई धांधली नहीं हुआ, वहाँ पर सब कुछ रिजल्ट अच्छा आया है और सारे कैंडिडेट सही से ज्वाइन भी कर पाए हैं अपनी नौकरी पे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट विच डू नॉट हैव टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट हैविंग टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कह रहा है कि सेकंड स्टेज सीबीटी को फिर हम सीबीएटी वगैरह में यूज करेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर। यानी सीबीएटी केवल दो ही पोस्ट के लिए होता है, एक होता है ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए और एक स्टेशन मास्टर के लिए। आगे क्या लिखा है, क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें भी जो सीबीएटी है यहाँ भी क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी। ये सभी के लिए 42 फिक्स कर दिया गया, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो या फिर किसी भी कैटेगरी से हो, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWBD, ex serviceman and no relaxation in the minimum T score is permissible। यहाँ पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, बस जो टायर 1, टायर 2 यानी सीबीटी 1, सीबीटी 2 वहाँ पे रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आगे देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। Candidates equal to 8 times the number of vacancies of station master, SM, traffic assistant, TF for each of the communities, that is UR, OBC, NCL, SC, ST and EWS including ex-servicemen shall be shortlisted for CBT based on their performance in second stage CBT from among the candidates who have opted for the post of SM, TA. Such shortlisted candidates should produce the vision certificate in the prescribed format as per Annex 6 in original during CBAT, failing which they will not be permitted to appear in the CBAT। कह रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CBT 2 में 8 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा सीबीएटी के लिए। तो कहाँ से 8 गुना बचेंगे जब टोटल 20 गुना भी है ही नहीं, टोटल कैंडिडेट्स ही घूम फिर के 2 ही लाख हो रहे हैं, 1,80,000 हो रहे हैं, तो कहाँ से 8 गुना कैंडिडेट्स मिलेंगे। यानी यहीं से आप खुद समझ सकते हैं, इनको थर्ड स्टेज में भेजने के लिए 8 गुना कैंडिडेट्स चाहिए जो कि टोटल में है ही नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रेलवे कितना बड़ा मिस्टेक किया इस धांधली के चक्कर में। और यहाँ पे क्या होता है, ये वैकेंसी फंसाने का पूरा प्लान किया गया है, पूरा अच्छे से प्लान किया गया है फ्रेंड्स, ताकि वैकेंसी लटक जाए और 2024 तक खिसक जाए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि ये वैकेंसी लटके, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आपको केवल जो करना है मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने रिस्पेक्टिव आरआरबी को ईमेल करना है, नोटिफिकेशन दिखाना है कि ये एग्ज़ाम जो था स्क्रीनिंग नेचर तक का था, केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का था, इसमें कट ऑफ क्यों बनाया गया है, यहाँ पर फिक्स कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जबकि हम लोग फिक्स कट ऑफ की डिमांड नहीं कर रहे थे, लेकिन रेलवे ने परेशान कर दिया तो करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे जब संख्या बढ़ेगी तो आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा लोग रेलवे को ईमेल करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, रेलवे के ऊपर दबाव पड़ेगा, जैसा कि आरआरबी एलपी टेक में हुआ है। तो आपको ईमेल करना है, प्लस बाई पोस्ट लेटर वगैरह भेजना है, जो भी अपनी बातें रखनी है कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है तो आप ऐसा क्यों किए हैं। इसके साथ साथ आपको फिजिकली अपने अपने आरआरबी पर जाना पड़ेगा 100-200 लोगों की संख्या में, ठीक है। कम से कम 100-200 लोगों से, यानी सिंपल वही कहे तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, ना कि आपका ऑनलाइन प्रोटेस्ट। ऑनलाइन प्रोटेस्ट से कभी भी रेलवे के ऊपर न कोई इफेक्ट पड़ा है न कभी पड़ेगा। आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं अपने यूपी का, हमारी यूपी का यूपी SSSC 5 साल से शांत पड़ा हुआ था। वो भी चाहते लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट करके कुछ करा लेते, पर नहीं करा पाए। कई बार वो भी लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन जब लगातार रियल प्रोटेस्ट करने लगे जाकर के यूपी SSSC भवन पे, तो बहुत से नोटिस आने स्टार्ट हो गए
क्यों? क्योंकि वो फिजिकल प्रोटेस्ट किए थे, ना कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट किए थे। ऑनलाइन प्रोटेस्ट फ्रेंड्स केवल हम यूट्यूबर्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। ऑनलाइन प्रोटेस्ट हम यूट्यूबर्स क्या है, केवल फेम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं कि हम इसको ऑर्गेनाइज कर दिए, बोल दिए आज ऑनलाइन प्रोटेस्ट रखा जाएगा, तो इससे हम यूट्यूबर्स का फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं है। इससे रेलवे तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो फिजिकल प्रोटेस्ट होता है वो सब तक बात पहुंचती है, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल प्रोटेस्ट करना है, और अगर हो सके तो एक ही दिन नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट रखा जाए, यानी कि दिल्ली में। ठीक है, जहाँ पे इसका मिनिस्ट्री है, टोटल रेलवे मिनिस्ट्री है, वहाँ पे अगर पॉसिबल हो सके तो सभी कैंडिडेट्स को एकजुट होना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा डेट रखें और कब पहुँचे। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। या फिर स्टेट वाइज भी आप ग्रुप बना सकते हैं कि यूपी के इलाहाबाद में मिले, बिहार के पटना में मिले, और दिल्ली वाले दिल्ली में मिले, दिल्ली के आसपास के हरियाणा और अदर जो स्टेट छोटे मोटे हैं वो भी पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसे अगर आप लोग करते हैं तो भी सही है। बंगाल वाले कोलकाता में मिले, अगर ऐसा भी प्रोटेस्ट होता है तो भी इफेक्ट पड़ेगा। महाराष्ट्र वाले मुंबई में मिले, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे रेलवे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर केवल आप ऑनलाइन प्रोटेस्ट के भरोसे रहेंगे तो कभी भी कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। यूट्यूबर्स आपके बहाने पैसे छाप लेंगे, लेकिन आपको कोई फ़ायदा वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी ग्रुप डी का बात नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। अभी मेरा फिर से 2 बेस एग्जाम है, उसके पहले कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो ला दूँ कि ग्रुप डी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है या फिर असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अभी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।